हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। इससे पूर्व हमने कुषाण वंश, शुंग वंश के बारे में आपको बताया। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी जो मुख्य एम्फेसिस जिस पर दिया जाएगा वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो हमारा टॉपिक क्या है? सातवाहन वंश। भारतीय इतिहास के फलक पर सातवाहन शासकों का काल एक महत्वपूर्ण नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। अभिलेखों और सिक्कों में जिन सातवाहन एवं सातकर्णी राजाओं का उल्लेख है उन्हें पुराणों में आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। इसी आधार पर भंडारकर, रेपसन और स्मिथ महोदय ने इनको आंध्र प्रदेश का निवासी बताया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में उसे एक ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प एवं मान का विनाश करने वाला कहा गया है। डॉक्टर राम गोपालाचारी अभिलेखों व सिक्कों के आधार पर इन्हें महाराष्ट्र मूल का घोषित करते हैं और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान में पैठन के नाम से जानी जाती है, बताते हैं। राय चौधरी इन्हें मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग का निवासी मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सातवाहन वंश का प्रारंभिक राज्य पश्चिमी दक्कन में था। महाराष्ट्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र ही इनका मूल प्रदेश जान पड़ता है। सातवाहनों के सिक्के जिन पर रजोसिरी सात लेख अंकित है और श्री सातकर्णी लेख वाले सिक्के सातवाहनों को महाराष्ट्र मूल का ठहराने में सहायक हैं। अधिकांश विद्वान सातवाहनों को महाराष्ट्र का ही मूल निवासी मानते हैं। पुराणों में अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन को उखाड़कर सिमुक के शासन का उल्लेख है। कर्णों का शासन 72 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो कुल 45 वर्षों तक चला। इस प्रकार कर्णों की अंतिम तिथि 27 ईसा पूर्व निश्चित होती है। अतः संभवतः सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में कर्ण सुशर्मन को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक सातवाहन शासक। जितने भी सातवाहन शासक हुए, किस प्रकार उनका वंश बेल चली, उस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सिमुक, जो कि सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। सिमुक पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक को शिशुक, सिंधुक आदि नामों से भी पुकारा गया है। सिमुक द्वारा कर्णों और शुंगों की जिस प्रदेश की विजय का संकेत है वह मध्य भारत का कोई प्रदेश, संभवतः विदिशा का समीपवर्ती प्रदेश रहा होगा। सिमुक ब्राह्मण थे, लेकिन जैन व बौद्धों के लिए भी उदार थे। पुराणों में सिमुक के शासन की अवधि 23 वर्ष बताई गई है। यह समय अनुमानतः ईसा पूर्व 50 से ईसा पूर्व 27 के मध्य रहा होगा। हैदराबाद के निकट सिमुक के 7 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा शासक कान्हा या कृष्ण। सिमुक के बाद उनका भाई कान्हा या कृष्ण शासक बने। उन्होंने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। वे ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धों के प्रति उदार थे। तृतीय सातकर्णी प्रथम। कान्हा के पश्चात सिमुक का पुत्र श्री सातकर्णी राजा बना। उसने 19 वर्ष तक शासन किया। सातकर्णी ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार मालवा, नर्मदा के दक्षिण भाग, विदर्भ, मध्य भारत, उत्तर कोंकण, काठियावाड़ और उत्तर दक्कन तक किया। नाना घाट अभिलेख के अनुसार उसने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ किया तथा दक्षिणा पति की उपाधि धारण की। सातकर्णी का समकालीन
कलिंग का खारवेल शासक एक शक्तिशाली शासक था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में शातकर्णी की पराजय का उल्लेख मिलता है कि शातकर्णी जो है वो कलिंग राजा खारवेल से परास्त हुआ था। लेकिन संभवतः खारवेल की इस विजय का शातकर्णी के राज्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब शातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहनों का कुछ समय का शासन काल जो है वो अंधकार में, उसमें शक ज़्यादा हावी रहे और सातवाहन वंश में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। तो ये जो अंधकार का युग है इसकी चर्चा करते हैं कि शातकर्णी के पश्चात लगभग 100 वर्षों का सातवाहन काल प्रमाणों एवं साक्ष्यों के अभाव में अंधकार में काल कहा जाता है। पौराणिक विवरण के अनुसार शातकर्णी एवं गौतमी पुत्र शातकर्णी के बीच 10, 12, 13, 14 या 19 राज्यों के नाम मिलते हैं। इस दौरान पश्चिम में शकों को शहरात वंश ने शक्तिशाली होकर सातवाहनों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। प्रथम सदी का अंतिम खंड सातवाहन वंश के पराभव व शक्ति की क्षीणता का काल है। लेकिन इसके पश्चात एक बार पुनः सातवाहन जो हैं वो शक्तिशाली हुए। प्रथम सदी के अंत में इस वंश की कुंतल शाखा में हाल नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है जो अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक अपनी विद्वता, साहित्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। हाल की कृति गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखित है जो कि प्रेम, प्रणय, नीति, धर्म व दर्शन विषयों का एक अनुपम काव्य ग्रंथ है। ये जो हाल की कृति है गाथा सप्तशती, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी का उल्लेख कर रहे हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी का शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह सातवाहन वंश का महानतम नरेश था। उसकी गिनती भारत के महान एवं पराक्रमी राजाओं में की जाती है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गौतमी वल्शी के अभिलेख में गौतमीपुत्र को महान विजेता बताते हुए क्षत्रियों के दर्प और मान को चूर करने वाला या मर्दन करने वाला, शक, यवन और पहलवों का नाश करने वाला, शहरात वंश को पराजित करने वाला, सातवाहन कुल के यश की प्रतिष्ठा करने वाला बताया गया है। नासिक अभिलेख के आधार पर गौतमीपुत्र शातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिणापथ में विस्तृत था। उसकी विजयों से स्पष्ट है कि उसने दक्षिण के राज्यों सहित गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसके द्वारा विजित राज्यों की सूची में असिक जो कि कृष्णा नदी का तटवर्ती क्षेत्र था, अश्मक गोदावरी नदी का तटवर्ती क्षेत्र, मूलक प्रतिष्ठान के नाम से जिसे जानते थे, सुरठ सौराष्ट्र, अपरांत उत्तरी कोंकणी क्षेत्र, कुकुर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, अनूप नर्मदा नदी का तटवर्ती प्रदेश, विदर्भ, बरार प्रदेश, आकर पूर्वी मालवा तथा अवंती पश्चिमी मालवा के क्षेत्र सम्मिलित थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए अपराजित विजय पताका तथा त्रिसमुद्र तोय प्रतिवाहन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है कि वो किसी भी राजा से परास्त नहीं हुआ और 3 समुद्रों पर उसने विजय प्राप्त की, उन्हें अपना वाहन बनाया। गौतमीपुत्र बलश्री के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र को शक, यवनों एवं पहलवों का नाश करने वाला तथा शक शहरात वंश को निर्मूल करने वाला बताया गया है। गौतमीपुत्र ने अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकर, आकर, अवंती आदि प्रदेश
विजित करने के पश्चात समस्त कार्दमक वंश के नहपान से छीने थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि नहपान ने पूर्व में सातवाहनों के राज्य को क्षति पहुंचाते हुए महाराष्ट्र और उत्तर कोंकण के क्षेत्र उनसे छीन लिए थे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि गौतमीपुत्र इतना शक्तिशाली था कि उसने नहपान से पूर्व में प्राप्त किए हुए अपने प्रदेशों को पुनः छीन लिया। नासिक के ही जोगलथम्बी मुद्रा भांड से प्राप्त 13,250 सिक्कों में से 9,000 के करीब ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि नहपान के हैं, जिन्हें गौतमीपुत्र ने पुनर्मुद्रित करके चलाया था। अतः निश्चय ही उसने जिन शकों का विनाश किया उनका नेता शहरात शक नहपान ही रहा होगा। नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि 46 शक संवत अर्थात 124 ईस्वी मानी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र एक आदर्श शासक होने के साथ साथ एक महान विजेता भी था। उसने अपने शत्रुओं के समूह को अनेक युद्धों में परास्त किया, किंतु उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लाभ के लिए उसने अपने पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह शक रुद्रदमन की पुत्री के साथ किया। यह सूचना कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। जुन्नार, जो कि नासिक जिसे कहते हैं, जुन्नार अभिलेख में शहरात नहपान की अंतिम तिथि 46 का उल्लेख है। यह शक संवत की मानी गई है। इससे स्पष्ट है कि उसने 46 + 78 बराबर 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र में शासन किया। ये हम 78 शक संवत के हिसाब से इसमें जोड़ रहे हैं। और इस तिथि के पश्चात गौतमीपुत्र ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र का लेख शासन के 18वें वर्ष का है। अतः उसके शासन का वर्ष हम 124 में से यदि 18 माइनस कर दें, क्योंकि वो 18वें वर्ष का है, तो टाइम आता है 106। और नासिक के अन्य अभिलेख में गौतमीपुत्र के 24वें वर्ष का उल्लेख है। अतः वह 106 + 24 मतलब 130 ईस्वी तक उसने शासन किया। अब यद्यपि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र ही माना जाता है, लेकिन वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय में भी सातवाहन वंश जो था उसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का हम देखते हैं कि पौराणिक विवरणों के अनुसार गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी सातवाहन शासक बना। गौतमीपुत्र की मृत्यु के बाद साम्राज्य पर कार्दमक वंश, जो कि शकों से संबंधित थे, कि चेष्टन एवं रुद्रदमन ने सातवाहनों को परास्त किया। अतः वशिष्ठिपुत्र ने पश्चिम एवं उत्तर के कुछ भागों जैसे जूनागढ़, आकर, अनूप, सुराष्ट्र, कुकर और अपरांत के क्षेत्रों पर शकों का कब्जा हो जाने की भरपाई के लिए, क्योंकि इन पर शकों का जब कब्जा पुनः हो गया, तो उसने आंध्र, विदर्भ और संभवतः कोरोमंडल तक अपना राज्य विस्तृत किया। प्रतिष्ठान को उसने अपनी राजधानी बनाया, जो कि पहले भी थी, वही उसकी राजधानी बनी रही। नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणा परमेश्वर कहा गया है। कोरोमंडल से मिली मुद्राएं व अमरावती अभिलेख भी उन्हें प्रमाणित करते हैं कि उसने दक्षिण के इन भागों पर विजय प्राप्त की। पुलमावी ने 130 ईसा से संभवतः 154 ईस्वी या 159 ईस्वी तक राज्य किया, लेकिन पुराण उसके शासनकाल को 28 या 29 वर्ष का बतलाते हैं। और यदि हम 130 से 154 मानते हैं तो वो 24 वर्ष ही होते हैं, लेकिन अगर 159 मानते हैं तो वो 29 वर्ष होते हैं। अब पुलमावी के पश्चात जो शासक गद्दी पर बैठा वो यज्ञशील सातकर्णी था। यह सातवाहन वंश का
अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ऐसा नहीं कि अंतिम शासक था, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण। इसके बाद जो सम्राट गद्दी पर बैठे उन्होंने कोई विशेष कार्य साम्राज्य विस्तार या शासन प्रबंध के संबंध में नहीं किए। पुराणों के अनुसार उसने 29 वर्षों तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी ने एक बार फिर शकों से संघर्ष कर अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए। यज्ञश्री की मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़ व पश्चिम मालवा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई हैं और उसकी शक प्रारूप पर बनी मुद्राओं से भी उसकी शकों पर विजय का उल्लेख या संकेत मिलता है। तो हम देखते हैं कि शक शासकों में सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महत्वपूर्ण, उसके पश्चात वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्वाधिक योगदान किसका रहा? वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का, क्योंकि उन्होंने शक शासक नहपान को परास्त करके पूर्व में जो उन्होंने सातवाहनों से क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे उन्हें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार सातवाहन शक संघर्ष का संभवतः यह अंतिम दौर था। तत्पश्चात इनके संघर्ष के उल्लेख नहीं मिलते और इस प्रकार एक लंबे साम्राज्यवादी संघर्ष का अंत हुआ तथा उसके पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण सातवाहन वंश एवं राज्य धीरे धीरे अवनति के गर्त में चला गया। मुझे उम्मीद है कि आप सातवाहन वंश के चैप्टर को समझने में सफल हुए होंगे। आपकी कोई क्वेरीज हों वो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।